आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त हम खुसूसी बातचीत सुनील डिम्पल जी से करेंगे। तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है वो कई जगहों पर और कई मुद्दों पर उन्हें महाज जो है वो कायम किए हुए और स्ट्रगल इनकी अभी भी जारी है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो रिसेंटली हम आपसे बात करेंगे कि जी। जम्मू में अमित शाह जी का जो है वो एक दौरा पड़ा, कोई एक दिन दो दिन पहले की हम बात करें तो जी। वहीं आप देखोगे कि कई जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने इश्यूज़ उठाए हुए हैं कि अमित शाह की रैली में सिर्फ गिने चुने आदमियों को ही जो है वो एक्सेस थी और जो आवाम के मसाइल थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों या ऑर्गेनाइजेशंस के हों, किसी को भी जो है वो अमित शाह तक अपनी रसाई जो है वो नहीं दी गई। और जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो खोखले दावे जो है वो पहले की तरह उन्होंने किए। क्या ये किस हद तक जो है ये बात सही है और क्या लगता है आपको कि नासिर, सच आपने है? बिल्कुल सही कहा कि ये जो मेगा रैली का ढिंढोरा पीट रहे थे, जिसमें लाखों करोड़ रुपए का खर्च करके, इस रैली को मेगा रैली नहीं, आप फ्लॉप शो कह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मेगा रैली एक फ्लॉप शो साबित हुई और हमने ये पहले ही कहा, सोच लिया था कि इस रैली में किसी को कुछ हिल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी 2 बार अमित शाह जी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को ये पूरा मालूम था और हमें भी ये मालूम था कि पहले किए हुए वादे पूरे नहीं किए, तो अब आकर के ये हमें क्या देंगे। नंबर 2, सुनिए एक मिनट। नंबर 2, अफसोस की बात यह है कि अमित शाह जी की खुद की भी आंखें खुल गई होंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी में लोग गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जी को सुनने के लिए नहीं आए, तो बड़ी ताज्जुब की बात है। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इस रैली के दौरान कुछ लोग नमाज पढ़ना जाना चाहते थे, नमाज का टाइम हो गया था, उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जाने नहीं दिया गया। एक तो लोग उस पंडाल में बहुत कम थे, कुर्सियां सारी की सारी खाली पड़ी हुई थी और जबरन उनको लोगों को वहां पे बुलाया गया था, बिठाया गया था। जब किसी को पेशाब करने जाना था या बुजुर्ग को बाहर नमाज पढ़ने जाना था, तो उनको रोका जा रहा था कि पंडाल कहीं खाली ना हो जाए। और आंखें तो अमित शाह जी की भी खुल गई होंगी कि जिस मेगा रैली का वो ऐलान ये सोच के आए थे कि उनका बहुत बड़ा भव्य स्वागत होने वाला है, तो उनकी भी आंखें खुल गई कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी पतली है। और उससे ज़्यादा आवाम को ये निराशा हुई कि हमारी बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ नहीं बोला गया। हमारे जम्मू के गरीबी बढ़ रही है, हमारे जम्मू में लोगों को बिजली की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू को नीलाम कर दिया, किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब बैठे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की रैली में गए। और अफसोस की बात तो ये है कि वो जा ही नहीं सकते थे आइन के मुताबिक। और इस सिलसिले में मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब के इस्तीफे की मांग करता हूं। नंबर 2, एक मिनट। प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, ये बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किस हैसियत से बीजेपी की रैली को में गए, इनका इस्तीफा लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि आप देखिए कि इस रैली में दफ़ा 370 को गालियां निकालने के सिवा और हमारे बुजुर्गों की जो विरासत जम्मू कश्मीर को तोड़ करके, हमारी ये उम्मीद थी कि ये रियासत का दर्जे का ऐलान करते, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली का ऐलान करते, हमारे स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर का इल्हाक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ किया था, इसका ऐलान करते।
लेकिन वो इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाए। रैली में तो ये भी कहा गया है कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के जो दिन हैं वो बदल चुके हैं। कुछ दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट की भी विजिट हुई थी जम्मू यूनिवर्सिटी में, उसमें भी उन्होंने कहा किया कि 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चमक दिख रही है, तभी जा करके जो है वो बोला जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं? बड़ी हैरानगी की बात है, मुझे तो मालूम नहीं कि अमित शाह जी ने और ये इनके जो मंत्री आते हैं उन्होंने कौन सा चश्मा पहना हुआ है कि जिससे उन्हें ना तो बेरोजगारी नजर आती है, ना जम्मू कश्मीर की गरीबी नजर आती है, ना मुफलिसी नजर आती है, ना जम्मू कश्मीर की मुसीबतें नजर आती हैं। अरे देखिए नासिर भाई, ये 370 35 से स्पेशल स्टेटस, इल्हाक की शर्तें और रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर को चुनाव करवाने का ये मांग हमने जीवित कर दी। और आज 370 जो है ये जम्मू कश्मीर में हमने जिंदा कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जो इन्होंने जो हमारी रियासत को बर्बाद किया था, और आज इनको ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद नहीं आती है। 370 सोते जागते ये हमारे इनको 370 को गाली। अरे आपसे कोई पूछे कि 370 से आप बताइए कि मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? कौमी इत्तेहाद में तो इससे 370 के एब्रोगेशन के बाद जो है वो फ़ायदा हुआ है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि रविंदर रैना जी जो है वो अपोजिशन पार्टी के जो बानी हैं मुफ्ती सईद के मज़ार पे जा करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। क्या ये आपको कम्युनल हारमोनी की एक मिसाल नज़र नहीं आता है कि एक भाजपा का जो लीडर है वो पीडीपी के फाउंडर के जो मज़ार पर जा करके श्रद्धांजलि दे? मैंने भी देखा, और आपके इस सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि मैंने भी देखा कि रविंदर रैना मुफ्ती साहब के लिए एक बहुत प्रेम रोग पीडीपी के लिए रविंदर रैना को जाग रहा है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी का जो JKUT का अध्यक्ष है, वो जाकर के मुफ्ती साहब की मज़ार के ऊपर फूल माला चढ़ाते हैं, और वहाँ पे वो जो प्रेम रोग उनका बहुत याद आती है मुफ्ती साहब की, और महबूबा जी की भी बहुत याद आती है, और PDP की भी बहुत याद आती है। ये कैसा प्रेम रोग है भाई? सबसे पहले तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू कश्मीर की आवाम को, जिनको इन्होंने अपना गठबंधन करके लोगों को और ठगा जम्मू के लोगों को। और फिर उसके बाद हमारी रियासत जिस दौर से गुजर रही है वो भी आज आप हाल देख रहे हैं कि 370 भी गया, रियासत भी गई, और हमारी पहचान, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी भी गई। तो रविंदर रैना का तो आंखें खुल जानी चाहिए कि कल जब वो भाषण कर रहे थे अमित शाह जी, तो जो फूल मालाएं इन्होंने फूल चढ़ाए थे वो अब्दुल्लाज को और मुफ्तीज़ को गालियां दे दे करके, और ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मुफ्तीज़ जो हैं वो ज़िम्मेवार हैं कश्मीर में जो 42,000 बच्चों के, नौजवानों के कत्ल हुए हैं। यही कह रहे थे ना कल की जो उस रैली में। और अफसोस की बात यह है कि आपके दौरान भी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। पीस तो आपके नाम भी नहीं है। आप तो कहते थे कि 370 के बाद आतंकवाद ख़त्म हो गया, तो फिर ये टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही हैं? डांगरी में हमला, राजौरी में हमला, सुरक्षा बलों के ऊपर हमला, घरों में घुस घुस के कश्मीर में सिखों को, हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, मुस्लिम भाई बहनों को भी मारा जा रहा है। तो वो जो रविंदर रैना जी जो फूल चढ़ा करके आए थे, वो तो अमित शाह जी ने वो दिखा दिया कि इतनी गालियां दी। और ये अफसोस की बात तो ये है कि अब उनको बड़ी याद आ रही है मुफ्ती साहब की। जहाँ तक इल्ज़ाम की बात है, जो आप कह रहे हैं कि 42,000 जो जम्मू कश्मीर के अंदर किलिंग्स हुई है, उनका इल्ज़ाम फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिली पर जो है वो लगाया जा रहा है। वो जो एलिमिनेशंस हुई है, वो जो किलिंग्स हुई है, वो तो सही में भी इन्हीं हुक्मरानों के दौर में हुई है ना, जब फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जो दौर हुकूमत था। देखिए, यहाँ पे शहादतें हुई हैं, कत्ल हुए हैं, और वो ये सिलसिला अभी भी नहीं रुका हुआ है। और 2019 से 1990 से भी बदतर हाल जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हो गए। टारगेट्स किलिंग्स हो गई,
और अफसोस की बात तो ये है कि घरों में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन हो, चाहे सिख भाई बहन हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो डांगरी हो, चाहे राजौरी हो, चाहे उधमपुर हो, चाहे जम्मू के में ये हो रहे हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अफसोस की बात तो ये है, अभी कल की वारदात देखिए जिसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं कि एक मस्जिद में जा कर के कश्मीर में पुलवामा में कुछ लोग शरारती नासिर पुलवामा की मस्जिद में जा कर के वहाँ पे नमाज पढ़ने से रोकते हैं और साथ में कहते हैं कि जय श्री राम का नारा लगाया जाए। इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो। और हमारे भगवान रामचंद्र जी तो भाईचारे का संदेश लेकर के प्यार को, भाईचारे को बढ़ाने के लिए 14 वर्ष के लिए तो वनवास चले गए। उन्होंने तो ये नहीं सिखाया कि हमें दूसरे धर्म के साथ नफरत करो, भाईचारे का पैगाम। और इसी तरह सिख धर्म भी ये नहीं सिखाता कि ग्रंथ साहब भी नहीं सिखाता कि नफरत करें और मजहबी दंगे फसाद करवाएं। और हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई मंदिर में आकर के कहे कि कुरान पढ़े, ऐसा कतई नहीं होता और ऐसा होगा भी नहीं और ऐसा कोई भी नहीं कहेगा। ये शरारती नासिर है। और कोई नहीं कहेगा कि गुरुद्वारे में भी जाके दूसरे धर्म की आप किताब पढ़ो या उसके बाजी करो, ना ही चर्च में कोई बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे ये एक और नासिर बात कहता हूँ कि मैं भाईचारे का पैगाम लेकर के कश्मीर गया था। ये जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए गया था। और वहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, मुझे हर ज़िले के लोग, 10 के 10 ज़िले, चाहे वो अनंतनाग हो, पुलवामा हो, काजी कुंड हो, बारामूला हो, त्राल हो, जितने भी दूर दराज के इलाके थे, लोगों से 2-2 घंटे का सफ़र करके वो प्रताप पार्क हमारे पास आए और उन्होंने हमारा स्वागत किया। जहाँ तक ये जो आप मस्जिद की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो ये है कि ये सेना के द्वारा जो है ये काम किया गया है। इस बात को क्या आप ये समझते हैं कि ये भाजपा भी जो है वो इसमें मुलव्वस है? देखिए, अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि अभी जो पुलवामा में हमला और जो शहादतें हुई थी उसका भी इंक्वायरी की रिपोर्ट अभी सही तरीके से नहीं आई है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सेना के लोग थे, तो हम ये चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी तहकीकात होना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है सेना की वर्दी के अंदर कुछ लोग गए हों सेना को बदनाम करने के लिए, सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे सुरक्षा बल जो हैं, चाहे वो सेना है, चाहे वो CRPF है, BSF है, आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये सबसे बेहतरीन सुरक्षा बल है और ह्यूमन राइट्स कभी वायलेशन नहीं करते हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में ये पुष्टि की है कि ये सेना के लोग थे, उन्होंने जा कर के ये जो वारदात है अंजाम दी हुई है। तो आप नहीं समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, मैं कह रहा हूँ, और मैं इसकी कड़े शब्दों में अल्फाज में मजम्मत भी कर रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, और इस मुद्दे को लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का इस्तीफा भी मांगता हूँ कि आप किस चक्कर में पड़े हुए हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। इसका मतलब आप दंगे फसाद जम्मू कश्मीर में भी करवाना चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो सके, रियासत का दर्जा वापस ना हो सके, जमहूरियत की बहाली ना हो सके, और आप जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी हमें गुलाम बना करके रखे। ये नहीं चलेगा। कौन है वो लोग जिन्होंने मस्जिद में जाकर के मेरे भाइयों को कुरान पढ़ने से रोका? मैं इसकी इंक्वायरी, सख्त शब्दों में इंक्वायरी चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें इसका जवाब दीजिए। अमित शाह जी का बयान चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब का। कल हमारे राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। मैं राजनाथ सिंह जी आपसे ये इसका ऊपर स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि अगर ये इल्ज़ाम सुरक्षा बलों के ऊपर लगा है तो क्यों लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सुरक्षा बल हमारे ऐसा नहीं करेंगे। ये ज़रूर कोई शरारती नासिर है जो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं करवाना चाहते हैं, और ये सुरक्षा बलों की वर्दियां पहन के भी आ सकते हैं। तो ये इसका स्पष्टीकरण मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपको इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कल आ रहे हैं, वो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे। होम मिनिस्टर जी का हमें बयान चाहिए,
और प्रधानमंत्री जी का भी बयान चाहिए, क्योंकि मैं तो भाईचारे का पैगाम लेकर के कश्मीर गया था दिलों की दूरियां कम करने के लिए। आप कहते हैं कि आप कश्मीर और जम्मू के बीच में और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं, लेकिन आपने कोई कदम नहीं उठाया दिलों की दूरियां कम करने को लेकर के। और दूसरा, होम मिनिस्टर जी, आपने भी कहा था और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कहा था कि वो जो मीरवेज उमर फारूक है उसको रिहा कर दिया गया है। जब मैं भाईचारे का पैगाम लेकर के कश्मीर गया था तो मैं तमाम सियासी लोगों से भी मिला, पॉलिटिकल लीडर्स से मिला, महबूबा मुफ्ती से भी मिला, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, अल्ताफ़ बुखारी जी से भी बात हुई, वकार रसूल वानी जी से भी बात हुई, मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर साहब, मुजफ्फर शाह साहब, खालिदा शाह साहब, तमाम कश्मीर के नेताओं से मेरी बातचीत हुई। भाईचारे का पैगाम था हमारा और सभी बड़े खुश हुए और बड़ा हमारा स्वागत भी हुआ। हम एक तरफ भाईचारे को कायम करने के लिए, नफ़रतों की दीवारें तोड़ने के लिए और जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाब और पहाड़ी लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे जहद कर रहे हैं, रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं और यहाँ पे जमहूरियत की बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, और अफसोस की बात तो ये है कि मैं मीरवेज उमर फारूक साहब को भी मिलने गया था ईदगाह में, मैं शंकराचार्य भी गया, हज़रत बल ज़ियारत में भी गया, खीर भवानी में भी गया, मैं ईदगाह में भी गया था। लेकिन मैं अफसोस है कि मुझे, ये तो कहते हैं कि रिहा किया गया है मीरवेज उमर फारूक को, लेकिन वो तो नज़रबंद थे और मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। नंबर 2, मैं ये भी कहूँगा कि आप क्या चाहते हैं कि मीरवाइस उमर फारूक को आज़ाद ना किया जाए या उनको जो है वो आज़ाद कर दिया जाए? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों के ऊपर संगीन जुर्म कश्मीर के नौजवानों के ऊपर नहीं है, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। दूसरा, जो अमित शाह जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के बीच में और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करना चाहते हैं, तो वो दिल्ली की और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम हो। और आपने जो कहा था कि दोस्ती का हाथ कश्मीर के नौजवानों के साथ बढ़ाना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर के ऊपर उनसे बातचीत की जाए और जो जिनके ऊपर संगीन आरोप नहीं है उन्हें रिहा किया जाए। और साथ में अभी कल हमारे राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं और मैं उनसे ये मांग करूंगा कि आप अपनी आर्मी को, सेना को हिदायत करें कि पीओके गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। और साथ में एक और हमारा ये भी दावा है कि मिशन स्टेटहुड के रोड मैप के ऊपर जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, नासिर मैं आपको बताऊं, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, हम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत और भारत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर भारत के साथ हमारा इल्हाक हुआ था जम्मू कश्मीर का, वो शर्तें चाहते हैं 370, 35 से, और जम्मू कश्मीर में चुनाव चाहते हैं। ये हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। क्या जो आपका विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको लगता है कि पूरी कश्मीर आवाम का आपको समर्थन मिलेगा? क्योंकि आप गिलगित बल्तिस्तान और जो बाकी कंट्रीज़ के पास जम्मू कश्मीर का पोर्शन है उसको यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। जी, मैं उनको बिल्कुल, आप मुझे पीओके गिलगित बल्टिस्तान के लोगों का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि वो भी चाहते हैं भारत के साथ मिलना, वो भी हमारे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं। अब कई बार हम जब बयान देते हैं तो उधर से बयान आते हैं, जवाब आता है कि आप प्रधानमंत्री जी को कहिए, भारत सरकार को कहिए कि हमें भारत का हिस्सा बनाएं। वो पाकिस्तान से बहुत लोग परेशान हैं। और मैं आपसे दावा करता हूं कि वादा करता हूं कि ये मिशन विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो भी पॉलिटिकल पार्टी चलेगी, उसी का मुख्यमंत्री आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का बनेगा। आपने अमन के पैगाम को लेकर कश्मीर जाने की भी बात की है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आप यहाँ से कश्मीर जाते हैं, वो अमन का पैगाम लेने का सफ़र माना जाता है। जब दिल्ली से वाइस प्रेसिडेंट आए, होम मिनिस्टर आए और डिफेंस मिनिस्टर जो 2-3 के बाद शायद राजनाथ जी आना चाहते हैं, उनके आने को आप क्यों अमन का पैगाम नहीं समझते हैं? क्योंकि अमन नजर नहीं आता ना शब्दों में, जमीन के ऊपर नजर नहीं आता ना हमें। हमारी वो जो हमसे छीना, हमें बर्बाद किया, 5 अगस्त 2019 के बाद हमें बर्बाद किया गया है।
370 हटा करके जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बढ़ी है, किसी को कोई अधिकार नहीं मिला है। हमारे इतिहास, हमारी नौकरियां, हमारी ज़मीनों के ऊपर बलडोज़र, प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी नौकरियां बाहर के लोगों को बिना डोमिसाइल, बिना स्टेट सब्जेक्ट के दी जा रही हैं। हमारी ज़मीनें फ्लैट बना बना करके बाहर के लोगों को बिना स्टेट सब्जेक्ट के दी जा रही हैं, यहाँ तक कि दुबई में जा कर के बेचा है। हमारे जितने रेत, बजरी, पहाड़ और यहाँ पे शराब की इतनी दुकानें खोल दी गई और दावा किया जाता है कि यहाँ पे पीस है, नॉर्मेलिटी है। और वाइस प्रेसिडेंट तक भी 370 की तारीफ करते हुए थकते नहीं। तो आप हमें ये बताइए कि जब आप झूठा प्रचार करेंगे, हकीकत की बात तो ये नासिर, मैं ये कहूँगा कि 370 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक रात की नींद इनकी उड़ गई है। सोते जागते ये 370 का जिन इन्हें सोने नहीं दे रहा। अगर 370 ठीक है, इन्होंने हटाया है, तो चुनाव करवाइए ना, आपको खुद मालूम हो जाएगा। 370 हटाने के बाद एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में हड़तालें नहीं होती है, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, बंद की कालें नहीं होती है, वो जो आए दिन जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो भी नहीं जो है वो हो रहे। किस निगाह से आप देखते हैं इस बात को? मैं इस निगाह से देखता हूँ कि मेरी 1 करोड़ 30 लाख आवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान दर बदर हो गया है। नौकरी नहीं, पुराने जो बच्चों को नौकरियां लगाया गया था उन्हें निकाला जा रहा है। PHE, PDD, PWD के डेली वेजेस, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर। कल मैं देख रहा था कि अमित शाह जी ने कोई रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो हज़ारों बच्चे SRO 43 के तहत जिनके परिवार वालों की शहादतें हुई है, जिनके परिवार SRO 43 के तहत जिन बच्चों को नौकरियां लगनी चाहिए थी, उन बच्चों को नौकरियां नहीं दी गई और उनको देने से चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनकार कर दिया है। और वो बच्चे जो पिछले कई सालों से सेक्रेटरीट में जो नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कंटिंजेंट पेड वर्कर, लैंड ओनर, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर, किसी को पक्का नहीं किया जा रहा। तो ये अब कहाँ से आप मुझसे पूछते हैं कि अमन का पैगाम? अरे अमन तो हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भाईचारा चाहती है, लेकिन आपने हमारे भाईचारे को कभी हिजाब, कभी नकाब, कभी कश्मीर में अभी पिछले दिनों फिर से दंगा फसाद हिजाब के नाम के ऊपर करवाने की कोशिश की गई। एक स्कूल की बच्ची जो सर ढक के और आभिया पहन करके जाना चाहती थी ताकि वो कंफर्टेबली पढ़ सके। ये संस्कार हैं उसके घर वालों के और हर मज़हब के लोगों के संस्कार है बच्चियों के लिए कि वो सर ढक के रखती हैं, और उस बच्ची को नहीं जाने दिया जा रहा। तो ऐसे इससे, और जो कल पुलवामा का जो हादसा हुआ है जिसमें नमाज पढ़ने से रोका गया, तो इसे आप अमन का पैगाम कहते हैं? छोड़िए अब ये सारी बातें। बहुत जम्मू कश्मीर बुरे दौर से गुजर रहा है नासिर। अब जम्मू कश्मीर को हमें बाहर निकालना है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये 9 साल का दौर जिसका ये जश्न मना रहे हैं, इन्हीं ने लड्डू तब भी बांटे थे, मिठाइयाँ तब भी, ढोल तब भी बजाए थे 5 अगस्त 2019 को। आज 9 साल के बाद फिर जम्मू कश्मीर की बर्बादी के ऊपर ढोल, मिठाइयाँ और उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए 9 साल की हुकूमत एक काला दौर साबित हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील डिम्पल जी हमारे साथ बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के हालात पर कुछ नज़र डालने की हमने कोशिश की और इनकी विचारधाराओं को आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए।